जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू स्टडी विथ एके। माय नेम इज आदित्य और आज के क्लास के अंदर मैं आप लोगों को एक नया चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं। चैप्टर नंबर 36 ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन के बारे में। सबसे पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं कि इस पूरे चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं। तो इस पूरे चैप्टर में हम लोग टोटल 14 टॉपिक को कवर करेंगे। इस पूरे 14 टॉपिक को हम लोग 3 पार्ट में पढ़ने वाले हैं। पहले पार्ट में जो कि ये वीडियो है, इसमें हम लोग ह्यूमिडिटी से लेके स्टेबिलिटी एंड इनस्टेबिलिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग फॉग एंड क्लाउड के बारे में पढ़ेंगे और थर्ड पार्ट में हम लोग रेनफॉल एंड अदर फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए, अपने नोटबुक पेन वगैरह जो भी अपने साथ रखना है रख लीजिए। इसी के साथ शुरू करते हैं अपने क्लास को बिना किसी और देरी के। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं भैया कि आपका ह्यूमिडिटी जो है ये क्या होता है। तो देखिए, ह्यूमिडिटी जैसा मैंने अभी कुछ देर पहले बताया, इट रिफर्स टू द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर एट अ पार्टिकुलर टाइम एंड प्लेस। यानी हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे हवा में, हमारी एयर में जो आपकी वाटर वेपर प्रेजेंट होती है वही क्या कहलाती है? ह्यूमिडिटी कहलाती है। ठीक है, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे अर्थ पर वाटर जो है 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है, राइट। पहला क्या हो गया? सॉलिड हो गया, दूसरा हो गया लिक्विड और तीसरा क्या हो गया? आपका गैस हो गया। तो ये जो गैसियस फॉर्म होता है वाटर का, यही क्या कहलाता है? वाटर वेपर कहलाता है। और जब यही वाटर वेपर क्या हो भैया, आपका लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होके हमारे एयर के बीच में जाके चिपक जाए, एयर क्या करे? उसको पकड़ ले, होल्ड कर ले, तो वही क्या कहलाती है? आपकी ह्यूमिडिटी कहलाती है। ठीक है, यानी व्हेन दिस वाटर वेपर इज प्रेजेंट इन द एयर एट अ पार्टिकुलर टाइम एंड प्लेस, इट इज रिफर्ड टू एज व्हाट? ह्यूमिडिटी। ठीक, तो ह्यूमिडिटी का मतलब क्लियर हुआ आपको। यहां से आपके बुक में भी सेम चीज लिखा हुआ है कि ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर व्हाट refers to the content of water vapor present in the air at a particular time and place। water vapor मतलब क्या कि gaseous form of water vapor। आपका जो water vapor होता है ना, it represent 2% of the total composition of the atmosphere। बट ये जो परसेंट है ये वेरी करता है, यानी कह सकते हैं कि वाटर वेपर हमारे एटमॉस्फेयर में 0 से 5% के बीच में पाया जाता है। और इस 0 से 5% के बीच में से जो 50% आपका टोटल एटमॉस्फेरिक वेपर होता है वो आपके लोअर एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। ठीक, इसके बाद हम आगे बढ़े तो अब हम समझते हैं कि हाउ डज दिस वाटर जो आपका वेपर है ये डिराइव कैसे होता है भैया, लिक्विड से कैसे पहुंच जाता है हमारे एयर के अंदर। ठीक है, तो देखो यार, हमारी जो एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर है ना, ये जो मेनली डिराइव होती है फ्रॉम द इवापोरेशन। ठीक है, यहाँ शब्द पे ध्यान देना, क्या लिखा है? मेनली डिराइव होती है। मतलब कि ये सिर्फ एकमात्र नहीं, इसके अलावा भी और प्रोसेस है जिससे एटमॉस्फेरिक वेपर डिराइव होता है। बट ये क्या है? ये उन सब प्रोसेस में से मेन प्रोसेस है जो कि इवापोरेशन हो गया। ठीक है, इवापोरेशन क्या होता है? जैसे मैंने बताया था अभी कुछ देर पहले, इवापोरेशन जो है इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लिक्विड वाटर इनटू गैसियस फॉर्म। यानी लिक्विड वाटर जो है वो जब गैसियस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाए, कन्वर्ट हो जाए, उसे क्या कहा जाता है? इवापोरेशन कहा जाता है। ठीक है, अब ये होता क्या है? लिक्विड वाटर से गैसियस फॉर्म में कैसे कन्वर्जन कैसे होता है, इसको मैं साइंटिफिक वे में नहीं समझाऊंगा, शॉर्ट में हम इसको, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, हमारी जो लिक्विड होती है ना, उसमें जो मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, लिक्विड के मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, वो क्या है भैया? हमेशा क्या है? मूव करते रहते हैं, कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं। और वो क्या है? वो हेल्ड टुगेदर रहते हैं बाय ए कोहेसिव फोर्स। क्या है? चिपके रहते हैं एक दूसरे से एक फोर्स के जरिए। वो फोर्स क्या होता है वो हमें जानने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो क्या है? वो मॉलिक्यूल अपना चिपके रहते हैं। अब होता क्या है? अब उस वाटर में हम क्या करते हैं भैया? जब हीट देते हैं, अब हीट जैसे मान लो कोई गैस लो, गैस पे हमने क्या किया भैया? पानी चढ़ा दिया। तो हमने क्या कर रहे हैं यहाँ पे? जो गैस से आपकी हीट है, हीट क्या होती है? एक तरह की आपकी एनर्जी होती है। हमने पढ़ा था टेम्परेचर वाले चैप्टर में। जब हम एनर्जी अब क्या देते हैं? इस वाटर मॉलिक्यूल के अंदर देते हैं। ठीक है, वैसे गैस पे एटमॉस्फेयर में कौन एनर्जी देता है? तो एटमॉस्फेयर में आपकी सूरज की, सोलर रेडिएशन की एनर्जी वाटर पे आप टकराती है तो क्या होता है? आपकी वो एक्स्ट्रा एनर्जी उन वाटर में आती है। जैसे मान लो मैं दिन भर कुछ खाया पिया ना हूँ,
ठीक है। तो मैं क्या होगा, दिन ब दिन लो फील करूंगा, ठीक है, मुझे बोलने का मन नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं कुछ खा पी लूंगा तो मेरे अंदर क्या होगा, एक तरह की फुर्ती आ जाएगी, एनर्जी आ जाएगी। तो वैसे ही लिक्विड जो है उनमें मॉलिक्यूल आमतौर पर मूव करता रहता है, लेकिन जैसे ही इनमें हीट एनर्जी क्या है मिलती है, तो क्या होता है, इनमें एक तरह की फुर्ती आ जाती है। क्या करते हैं ये, दे बिगेन टू मूव फास्टर गेनिंग एनर्जी। अब इतना तेज मूव करने लगते हैं कि ये जो फोर्स इनको पकड़ी रहती, जकड़ी रहती, क्या है, टूट जाती है। टूट जाती है तो क्या होता है भैया, ये टूट के, यानी सम मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस गेन इनफ एनर्जी टू ओवरकम दिस फोर्सेस एंड व्हाट ब्रेक फ्री, एस्केपिंग इनटू द एयर एज व्हाट, वाटर वेपर। ठीक है, ये पॉइंट तक वो क्लियर हुआ भैया। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सेम चीज आपका बुक के अंदर भी लिख रखा है कि द प्रोसेस ऑफ व्हाट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लिक्विड इनटू गैसियस फॉर्म इज कॉल्ड इवापोरेशन। ठीक है। अब हम इवापोरेशन की रेट की बात करें, या कह सकते हैं द अमाउंट एंड इंटेंसिटी ऑफ इवापोरेशन जो है, ये कई अलग अलग फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला फैक्टर क्या है, वो होता है क्या, आपका एरिडिटी का फैक्टर हो जाता है। दूसरा फैक्टर क्या होता है, आपका टेम्परेचर हो जाता है। और तीसरा क्या होता है, वो है भैया आपका क्या, वेलोसिटी ऑफ विंड। यानी ये तीनों जब हायर रहते हैं, यानी द हायर द एरिडिटी, टेम्परेचर एंड वेलोसिटी ऑफ विंड, द हायर द रेट एंड अमाउंट ऑफ इवापोरेशन होता है। इसको आइए हम और डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। पहले तो हम ये समझते हैं भैया, एरिडिटी का मतलब क्या होता है। एरिडिटी मतलब क्या होता है, इट रिफर्स टू हाउ ड्राई एन एरिया इज। ड्राई मतलब क्या है कि वहां पे वाटर वेपर नहीं पाया जाएगा, ठीक है। अब इसका इंपैक्ट इवापोरेशन कैसे पड़ता है, तो देखिए, जहां बहुत ही ड्राई एरिया जो होते हैं, यानी इन वेरी ड्राई एरियाज, वहां पे मॉइस्चर क्या है, जैसे मान लो एयर हो गया, ठीक है। ये एक मिनट, ये आपका, ठीक है, और ये मान लो भैया क्या हो गया, ये तुम्हारे वाटर वेपर हो गया, ठीक है। ये क्या है, एक ड्राई एरिया है, ये क्या है तुम्हारा, एक मतलब मॉइस्ट एरिया है, ठीक है। अब होगा क्या, जो ड्राई एरिया रहता है भैया ना, वहां पे क्या होता है, एक मिनट कलर चेंज कर लो, इन ड्राई एरिया देयर इज लेस मॉइस्चर इन द एयर, यानी एयर के अंदर जो है बहुत लेस मॉइस्चर होती है, विच मीन्स इट कैन एब्जॉर्ब मोर वाटर वेपर फ्रॉम सरफेस लाइक रिवर और लेक्स हो गए। दिस लीड्स टू हायर इवेपोरेशन रेट। यानी जैसे मैं कहूँ, एक रूम है, उसमें ये कैपेसिटी इसकी रूम की कितनी है, 100 लोगों की, और मैंने क्या किया, 2 लोग हो गए, अभी मुझे 98 लोगों को और रखना है। फिर सेम रूम है, क्या कैपेसिटी इसकी भी 100 लोग की है, बट यहाँ पे मान लो 98-99 लोग पहले से भरे हैं, ठीक है। अब मुझे 100 लोग को और इसमें डालना है, यहाँ पे क्या है, मुझे 98 लोग को और डालना है। तो क्या लगता है कि किसमें लोग आसानी से चले जाएंगे, 30 चले जाएंगे, तो क्या होगा, पहले रूम में आसानी से चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटी इसकी 100 की, बट 2 ही लोग हैं, यहाँ 99 लोग पहले से भरे हैं, बाकी बाकी को तुम कहाँ घुसाओगे। तो वही दे रखा है क्या, कि जो ड्राई एरिया होते हैं, यानी जहाँ पे लेस मॉइस्चर होता है, वहां पे मॉइस्चर रिवर से और बाकी क्या बोलते हैं, लेक से ज्यादा उसमें पहुंचने का चांस रहता है, इस वजह से वहां की इवापोरेशन रेट जो है ज्यादा होती है। कन्वर्सली ह्यूमिड एरियाज में क्या होता है, द एयर इज ऑलरेडी फिल्ड विथ व्हाट, मॉइस्चर टू इवापोरेट, सो इवापोरेशन इज फास्टर इन ड्राई एरिया कंडीशन एंड लोअर इन व्हाट, ह्यूमिड एरिया कंडीशन। तो वही दे रखा है यहाँ पे क्या, कि the higher the aridity, the higher the rate and amount of evaporation। अब टेम्परेचर को हम समझते हैं भैया क्या कहता है ये, तो देखो एक मिनट, टेम्परेचर मतलब क्या, इट मेजर्स हाउ हॉट और कोल्ड समथिंग इज, ठीक। तो जब टेम्परेचर आपका राइज होता है, होता क्या है कि जो वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं, दे गेन मोर एनर्जी, ठीक है। जब वो मोर एनर्जी गेन करते हैं एंड दे क्या करते हैं, मोर फास्टर मूव करने स्टार्ट कर रहते हैं, तो इससे क्या होता है, दिस इंक्रीज एनर्जी मेक इट इजियर फॉर देम व्हाट, टू escape from the surface of the water into the air, thus higher temperature lead to the higher evaporation rate। यानी वही प्रोसेस है कि इवापोरेशन हमने समझा ना कैसे होता है। तो जब ज्यादा टेम्परेचर होगा, ज्यादा टेम्परेचर मतलब यहाँ पे एनर्जी ज्यादा पहुंच रही होगी, एनर्जी ज्यादा पहुंचेगी तो क्या होंगे, ये ज्यादा ब्रेक करेंगे, ज्यादा ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, इवापोरेशन की रेट ज्यादा होगी, ज्यादा आपके यहाँ पे क्या होंगे, पहुंचेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आपका आता है क्या, लास्ट, वेलोसिटी ऑफ विंड। वेलोसिटी ऑफ विंड क्या कहती है, इस मान लो ये तुम्हारा एक रिवर का एरिया था, एक मिनट, ठीक है, ये मान लो तुम्हारा भैया एक रिवर का एरिया था, ठीक है। यहाँ पे क्या था, मॉइस्चर बहुत ज्यादा प्रेजेंट था, क्योंकि वहाँ इवोपोरेशन रेट लैंड के कंपेरिजन में ज्यादा होगा, ठीक है, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पे हवा चली, आसपास का ये लैंड का एरिया हो गया, जस्ट गिव मी मिनट, ठीक है।
ये तुम्हारा क्या हुआ, लैंड एरिया हो गया। यहाँ पे क्या है, मॉइस्चर उतनी ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है। अब क्या हुआ, यहाँ से खूब तेजी हवा चली तो हवा ने क्या किया, ये पूरा मॉइस्चर जो था इसको उठा के यहाँ कर दिया, और यहाँ जो ड्राई एरिया एरिया था इसको क्या किया, यहाँ पे ला दिया। अब जब ड्राई एयर फिर आया तो फिर वही रिटी वाला प्रोसेस यहाँ पे लगा, तो वही दे रखा है कि जहाँ पे स्पीड क्या होती है, विंड की ज्यादा होती है, व्हेन द विंड ब्लोज ओवर अ वाटर सरफेस, ये क्या करती है, इट हेल्प रिमूव द मॉइस्ट एयर दैट गैदर्स अबव द वाटर। This allow what more water molecule to escape into the air, increasing the evaporation. यानी strong wind can lead to a significant increase in evaporation rate, while calm still air can lead to slower evaporation because the moisture stays close to the surface. For instance, जैसे मान लो तुम अपने खुद एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो, एक रूम है, ठीक है, एक रूम में क्या किया तुमने भैया, खिड़की उड़की सब बंद कर दिया, पंखा का क्या किया, सब कुछ चलाया नहीं, और उसमें क्या किया, कपड़ा रख दिया सूखने के लिए, ठीक है। और एक रूम क्या था, उसमें खिड़की उड़की सब भैया तुमने खोला, पंखा भी क्या किया, पंखा चला दिया। अब तुम नोटिस क्या करोगे कि इसमें भी गीला कपड़ा रख दिया, नोटिस क्या करोगे कि नंबर 2 में जो होगा, जहां पंखा का चल रहा होगा, जहां विंड का मूवमेंट हो रहा होगा, वहां कपड़ा होगा ज्यादा सूख जाएगा जल्दी इन कंपेरिजन टू दिस रूम, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे कह रहा है, ठीक है। ये सब चीजें जो है डे टू डे लाइफ में अपने नोटिस करते हैं, बट क्या है, इसको एक पढ़ने का तरीका बस ये हो गया, ठीक है। नोटिस तो हम डेली करते हैं, बस कभी जाना नहीं इसके बारे में, ठीक है। एक टेम्परेचर वाला आप देख सकते हो कि टेम्परेचर ऐसे गर्मी में टेम्परेचर क्या होता है, हाई रहता है, ठीक है। और वहीं विंड में क्या होता है, ठंडी में क्या होता है, टेम्परेचर कम रहता है। तो आप देखते हैं क्या कि गर्मी में क्या है, आपकी कपड़े जल्दी सूखते हैं इन कंपेरिजन टू ठंडी में, तो वही दे रखा है, टेम्परेचर ज्यादा हाई रहता है तो इवापोरेशन रेट ज्यादा होता है, यानी समर में कपड़े जल्दी ज्यादा सूखेंगे इन कंपेरिजन टू आपके विंटर एरियाज, ठीक है। यानी जिस एरिया में जहाँ की एरिडिटी जो होगी बहुत ज़्यादा हाई होगी, यानी ड्राई एयर होगा, जहाँ पे तापमान ज़्यादा होगा, जहाँ की हवा की वेलोसिटी जो होगी तेज होगी, वहाँ पे क्या होगा, इवापोरेशन का रेट ज़्यादा होगा इन कंपेरिजन टू दोज एरिया जहाँ पे मॉइस्ट एयर पाई जा रही होगी, जहाँ टेम्परेचर कम होगा, जहाँ पे हवा नहीं ब्लो कर रही होगी, ठीक है। तो ये प्रोसेस आपको समझ में आया इवापोरेशन से रिलेटेड। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ह्यूमिडिटी जो है ये हमें पढ़ना जरूरी क्यों है, यानी वाई टू स्टडी ह्यूमिडिटी। तो देखो यार, आपकी जो ह्यूमिडिटी है ना, यानी द एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी इज ऑफ वाइटल क्लाइमेटिक सिग्निफिकेंस, क्योंकि आपके जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन हो गए, चाहे ड्यू हो गए, फॉग हो गए, रेनफॉल हो गए, फ्रॉस्ट हो गए, स्नोफॉल, जो भी नाम तुम ले लो भैया, प्रेसिपिटेशन का डिफरेंट फॉर्म, ये सब क्या है, या चाहे आपके साइक्लोन वगैरह हो गए, टर्बुलेंस वगैरह हो गए, ये सब क्या है, आपके ह्यूमिडिटी पे ही डिपेंड करते हैं। प्रेसिपिटेशन कैसे होता है, जब आपकी यही वाटर वेपर जो है ऊपर जाके कंडेंस होती है, तभी तो प्रेसिपिटेशन आपका होता है। और जब इसीलिए पहले हम ये समझना पड़ेगा ह्यूमिडिटी के बारे में, तभी तो हम रेनफॉल के बारे में समझ पाएंगे। इसीलिए पहले रेनफॉल को पढ़ाने से पहले ह्यूमिडिटी के बारे में पढ़ाया जाता है, फिर रेनफॉल के बारे में पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो ये इसलिए आप समझो कि हमें ह्यूमिडिटी समझ पढ़ना क्यों जरूरी है। ऑलराइट, तो यहाँ तक हमारा ह्यूमिडिटी का कंप्लीट होता है, इवापोरेशन कंप्लीट होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं भैया लेटेंट हीट के बारे में। लेटेंट हीट बेसिकली मतलब ये होता है, इट इज द हीट एनर्जी spent during the evaporation of water and its conversion into water vapor is called latent heat। इसको इस तरीके से समझने का प्रयास करो, जैसे मान लो, एक मिनट, मैंने क्या किया भैया, एक बर्तन लिया, बर्तन में क्या किया हमने, ये नीचे आपका गैस किया, गैस ऑन कर दिया, ठीक है। बर्तन में हमने क्या किया भैया, पानी रख दिया, ठीक है। गैस हमने क्या किया, ऑन कर दिया। अब जब गैस मैंने ऑन किया तो पहले मैंने क्या किया, टाइम पे देखा, पहले मैंने 5 मिनट पे देखा कि नोटिस क्या किया, इसमें मैंने क्या किया, थर्मामीटर घुसाया, तो हमने नोटिस क्या किया कि 5 मिनट पे पहले शुरुआत में क्या था, जब मैंने गैस ऑन किया था तो इसका टेम्परेचर क्या था आपका, 0 डिग्री सेल्सियस था। फिर मैंने 5 मिनट पे, या कोई भी आप टाइम ले लो, उस पर क्या हुआ, इसका तापमान भैया क्या हुआ, 100 डिग्री पहुंच गया, ठीक है। 100 डिग्री पे जैसा हम जानते हैं बॉइलिंग पॉइंट होता है, यानी यहाँ से इवापोरेशन स्टार्ट हो जाता है। फिर हमने क्या किया भैया, 10 मिनट पे नोटिस किया, फिर थर्मामीटर घुसाया तो हमने नोटिस क्या किया कि 10 मिनट पे भी टेम्परेचर जो था इसका 100 डिग्री था, यानी यहाँ पे 0 से 5 पे क्या हुआ, 100 डिग्री पहुंचा। उसके बाद जब इवापोरेशन आपका स्टार्ट हुआ, इवापोरेशन स्टार्ट होने के बाद टेम्परेचर जो था इसका ऐसा नहीं हुआ कि 10 मिनट पे आपका क्या हुआ, 200-300 डिग्री पहुंच गया, रहा आपका 100 डिग्री। तो आखिर सवाल ये बनता है कि 100 डिग्री के बाद बढ़ा नहीं है, जो एनर्जी आपकी और मिल रही थी वो कहाँ गई। तो होता क्या है, जब आपकी ये वाटर जब कन्वर्ट होती है लिक्विड से गैस में, तो इसके साथ आपकी जो एक्स्ट्रा ये हीट होती है ना,
ये वाटर वेपर क्या है अपने साथ एब्जॉर्ब करके कह सकते हैं इसमें रिलीज होती रहती है। तो यही जो हीट रहती है इसे क्या कहा जाता है, आपका लेटेंट हीट कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, इसे ही लेटेंट हीट कहा जाता है। यानी अब हम डिफिनेशन देखें तो आप समझ में आएगा और क्लियर। यानी इट इज द हीट एनर्जी व्हाट दैट इज स्पेंट ड्यूरिंग इवापोरेशन ऑफ वाटर एंड इट्स कन्वर्जन इनटू वाटर वेपर इज कॉल्ड लेटेंट हीट। इसे हिडन हीट भी कहा जाता है, यानी हिडन इन द वाटर वेपर रहती है ये इस वजह से। ठीक है, यानी इट इज अ हीट दैट इज हिडन हीट एनर्जी that is needed for water to change from one form to another such as from liquid to what gas or from gas to liquid। ठीक है, ये ध्यान देना कि ये सिर्फ आपकी लिक्विड से गैस कन्वर्ट होने पे नहीं सिर्फ आपकी ये हीट रिलीज होती है, जब आपकी गैस से ये क्या होती है लिक्विड में कन्वर्ट होती तब भी आपकी यहाँ पे कुछ हीट रिलीज होती है। ऐसे मान लो लिक्विड में गैस में हीट कन्वर्ट हुई तो क्या हुई, आपकी जो यहाँ पे वाटर थी इसमें जो एक्स्ट्रा हीट था ये आपकी एब्जॉर्ब कर लेगा ये गैस। अब जब गैस ऊपर गई क्या हुआ, ठंडा पड़ा, ठंडी ठंडी पड़ी तो क्या हुई, अब ये लिक्विड से फिर गैस से फिर लिक्विड में कन्वर्ट हुई तो ये गैस आखिर जो ये हीट यहाँ से एब्जॉर्ब की थी अब क्या करती है यहाँ पे ये रिलीज करने लगती है। ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता है, इसे लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन कहा जाता है। ठीक है, इसे वेपोराइजेशन या इवेपोरेशन कहा जाता है। ठीक है, अभी हम आगे समझेंगे इनके बारे में। So when water evaporate, it requires energy in the form of heat, which is what absorbed but not felt as a temperature change. This is why it's called what latent, meaning it's not obvious or visual. ठीक है, अब देयर आर सेवरल क्या हैं आपके एविडेंसेज मिलते हैं जो डिमोन्स्ट्रेट करते हैं द यूज ऑफ हीट एनर्जी एट द टाइम ऑफ इवापोरेशन। जैसे आप कभी गर्मी वर्मी में जब बहुत पसीना हुआ रहता है हम क्या करते हैं भैया, पंखा उंखा के नीचे जाके बैठ जाते हैं। जब पंखा के नीचे जाके बैठते हैं तो नोटिस क्या करते हैं, हमें ठंडक महसूस होती है। ठीक है, तो होता क्या है, जब पसीना आपका हुआ रहता है ना, जब पंखा चलाते हो तो क्या होता है वो इवापोरेट होता है। जब इवापोरेट होता है तो क्या करती है आपकी जो एक्स्ट्रा जो हीट रहता है उस हीट को क्या करती है वाटर वेपर अपने साथ एब्जॉर्ब कर ले जाती है। तो इसीलिए हमें क्या है ठंडक महसूस होती है। यानी वन फील्स कूलिंग इफेक्ट व्हेन वन सिट बिफोर फैन और इन शेडी ओपन एयर आफ्टर स्वेटिंग इन समर मंथ बिकॉज द स्वेट्स क्या होते हैं आपके इवापोरेट हो जाते हैं। इसी तरह कभी आपने स्पिरिट वगैरह हो डाल के अपने हाथ पर देखना तो हमें क्या है बहुत जल्दी ठंडक महसूस होती है, जैसे उसका जल उल गया हो भैया। तो क्या है कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है क्योंकि स्पिरिट जो है बहुत जल्दी इवापोरेट होती है, बहुत जल्दी इवापोरेट होती है। तो क्या होता है आपकी जो हीट रिलीज होगी वो बहुत जल्दी होती है रिलीज, इसी वजह से क्या है बहुत ज्यादा कूलिंग इफेक्ट महसूस होता है। ठीक है, यानी द स्पिरिट आर केप्ट ऑन द पाम ऑफ ह्यूमन हैंड बिकॉज स्पिरिट क्या होती है इवापोरेट हो जाती है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड हीट एनर्जी जो है रिलीज होती है द टाइम ऑफ कंडेंसेशन। दिस एनर्जी को क्या कहा जाता है आपकी लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन कहा जाता है। ठीक है, एंड आपकी एक और टर्म आता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो द टेम्परेचर एट विच द वाटर स्टार्ट इवापोरेटिंग इज रिफर्ड टू एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, तो कंडेंसेशन के बारे में तो अभी हम आगे और समझेंगे, अभी के लिए आप वेपराइजेशन वगैरह समझ गए, लेटेंट हीट क्या होता है ये समझ गए। ठीक है, यानी ये जो हीट है जब भी आपका कोई स्टेट वाटर चेंज करती है चाहे लिक्विड से गैस चाहे गैस से लिक्विड, तो इसमें क्या होता है कि कुछ हीट रिलीज होती है, ये हीट क्या कहलाती है आपकी लेटेंट हीट कहलाती है। ठीक है, सिंपल मतलब ये हुआ। अब हम समझते हैं कि एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी को कैसे मेजर किया जाता है। यानी द एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी इज व्हाट एक्सप्रेस्ड एंड मेजर इन नंबर ऑफ वेज। पहला ह्यूमिडिटी कैपेसिटी, सेकंड एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, थर्ड रिलेटिव ह्यूमिडिटी और फोर्थ क्या हो गया स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। इसमें से जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है ना ये सबसे एक्यूरेट माना जाता है। कभी वेदर उधर सर्च करना गूगल पे तो नोटिस करोगे वहां पे लिखा रहता है ह्यूमिडिटी का परसेंट। जो परसेंट होता है ना वो इसी को दर्शाता है, वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी को ही दर्शाता है। ठीक है, इसके बाद आपकी इसमें से एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी हो गया और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी हो गया। ये क्या होते हैं एक समान शब्द ही होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस होता है वो अभी आगे हम समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि ह्यूमिडिटी कैपेसिटी क्या होता है। ह्यूमिडिटी कैपेसिटी को हम लोग कुछ इस तरीके से समझते हैं। कैपेसिटी मतलब क्या होता है क्षमता होती है। जैसा कि हम जानते हैं दुनिया में हर एक चीज़ की क्या है एक लेवल होती है, एक क्षमता होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कोई एक इंसान था, जब मेरी एग्जांपल ले लो, मेरी मान लो एक क्षमता है कि मैं 50 किलो तक वजन उठा सकता हूँ, तो क्या कहलाएगी हमारी कैपेसिटी हो गई। वैसे ही आपकी एयर की जो है एक कैपेसिटी होती है। वाटर वेपर जो है वो जब आपकी एयर में जाते हैं तो एयर की क्या है उस वाटर वेपर को होल्ड करने की एक क्षमता होती कैपेसिटी होती है। इसी को क्या कहा जाता है आपकी ह्यूमिडिटी कैपेसिटी कहा जाता है। यानी इट रिफर्स टू द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मॉइस्चर या वाटर वेपर दैट एयर कैन होल्ड एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड वॉल्यूम।
यानी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर मॉइस्चर दैट एयर कैन होल्ड, यही क्या कहलाती है, आपकी ह्यूमिडिटी कैपेसिटी कहलाती है। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ें तो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कैपेसिटी के बीच में क्या है भैया, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। यानी जब आप टेम्परेचर जो है इंक्रीज करते हैं तो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी क्या है आपकी इंक्रीज होती है, और जब टेम्परेचर आप डिक्रीज करते हैं तो ये क्या है आपकी डिक्रीज होती है, यानी लो हो जाती है। ऐसा इस वजह से होता है, ऐसा बेसिकली क्योंकि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो होता क्या है, एयर कैन रिटेन मोर मॉइस्चर, तो इस वजह से क्या होता है, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी जो है ये गोज अप यानी इंक्रीज हो जाती है। होता जैसे हम जानते हैं जब आपकी टेम्परेचर बढ़ती है तो एयर क्या है एक्सपेंड होती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्या है, अभी जब एक्सपेंड होती है तो इसके बीच में क्या है गैप क्रिएट होता है। अब जब गैप क्रिएट होगा तो क्या है इसमें और वाटर वेपर क्या है आसानी से आ पाते हैं, इनकी इसकी क्षमता क्या है वही आपकी इंक्रीज हो जाती है। तो उसी की ये बात कर रहा है, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो इसकी क्षमता क्या है इंक्रीज होती है, जब टेम्परेचर घटता है इसकी क्षमता क्या है आपकी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो 30 डिग्री पे आपका एयर की क्षमता क्या थी, 1.9 ग्रेन ऑफ मॉइस्चर पर क्यूबिक होल्ड करने की। फिर जैसे ही मैंने क्या किया भैया, तापमान बढ़ाया, नाउ इट कैन होल्ड व्हाट 2.9 ग्रेन्स ऑफ मॉइस्चर पर क्यूबिक फुट। ठीक है, इस पे अभी ध्यान देने की जरूरत नहीं, इतना मान लो। ठीक है, जैसे टेम्परेचर बढ़ा तो इसकी क्षमता क्या हुई और बढ़ गई। ठीक है, यानी जैसे मान लो मुझे और एक्सरसाइज मैंने किया, खाना पिया, तो मेरी क्षमता जो 50 किलो थी वो अब क्या हुई, अब 60 किलो 70 किलो मैं तक वजन उठा सकता हूँ आसानी से। ठीक है, तो उसी की बात करें, टेम्परेचर बढ़ा तो क्या हुआ, इसकी क्षमता बढ़ गई। ठीक है, इसके बाद आपकी जो क्षमता है ना, ये एक स्टेडी राइज नहीं होती। जैसे मतलब ये मान लो ये क्या है, एक स्टेडी राइज नहीं होती है। होता क्या है कि जैसे जैसे आपका तापमान बढ़ता जाता है ना, तो क्या है ये आपकी राइज भी क्या है आपकी और फास्टर होती जाती है। मैंने मतलब मान लो जैसे 10 से 20 डिग्री तापमान के बीच में, यानी इसके बीच में डिफरेंस कितना हुआ 10 डिग्री। मान लो इस पे क्या तापमान पे एयर की क्षमता क्या थी 1.9 बढ़ी। ठीक है, 1.9 बढ़ी। फिर वहीं पे मैंने क्या किया, 9 से 100 डिग्री के बीच में नापा, यहाँ पे डिफरेंस भले 10 था लेकिन यहाँ पे इसकी क्षमता क्या थी आपकी 5 ग्राम बढ़ गई, 5 ग्रेन्स बढ़ गई। ठीक है, तो वही बात कर रहा है, कैपेसिटी जो है इंक्रीज इन नॉट, ये स्टेडी नहीं होता है। जैसे जैसे आपका क्या है भैया टेम्परेचर बढ़ता जाता है, इसकी रेट बढ़ने की रेट भी क्या है वो आपकी इंक्रीज होती जाती है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको समझ में आया। इसके बाद हम आगे बढ़े। ठीक है, एग्जाम्पल अगर आप देख लेना। ठीक है, तो यहाँ से आप देख लेना कि ह्यूमिडिटी कैपेसिटी क्या होगी, समर मंथ में ज़्यादा होगी क्योंकि यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है, फिर डे में ज़्यादा होगी क्योंकि टेम्परेचर यहाँ ज़्यादा होता है, फिर उसके बाद ओशनिक कंट्री कोस्टल एरियाज में जो है कैपेसिटी जो है ज़्यादा पाई जाती है देन द रिमोट एरियाज ऑफ द कंटिनेंट। ठीक है, ये सब चीज़ें आप जो है पढ़ लेना एक बार। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ें। एक टर्म आता है क्या, सैचुरेटेड एयर। सैचुरेटेड एयर क्या होता है, इट इज द एयर हैविंग मॉइस्चर कंटेंट इक्वल टू इट्स ह्यूमिडिटी कैपेसिटी, यानी क्षमता के बराबर। जैसे मैं कहूँ मेरी क्षमता जो है 50 किलो वजन उठाने की और मैंने 50 किलो वजन उठा रखा है, तो क्षमता के बराबर एयर जो हो उसका क्या हो मॉइस्चर उसके अंदर आ जाए तो उसे क्या कहा जाता है, सैचुरेटेड एयर कहा जाता है। ठीक है, this means that air has reached its humidity capacity and no more moisture can be added without it condensing turning into liquid water। यानी क्षमता से ज़्यादा जब क्या होगा वाटर वेपर ऐड हो जाएगा तो क्या होता है भैया, जब उठा नहीं पाएगी तो क्या करे, गिरा दे। जैसे मैं वजन नहीं उठा पाऊंगा तो क्या होगा, गिर जाएगा मेरे से। तो वही वाटर वेपर जब होल्ड नहीं कर पाती तो क्या होती है वो, क्योंकि वाटर वेपर कब नहीं, क्षमता कब डिक्रीज होगी, जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा। टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो क्या होता है, वाटर वेपर अब क्या है होल्ड नहीं कर पाएगी तो लिक्विड में कन्वर्ट होकर फिर आपकी प्रेसिपिटेशन बारिश में क्या होती है, वर्षा होती है। ठीक है, इस इसके बाद हम आगे बढ़े तो आप समझते हैं भैया क्या एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होता है। इट रिफर्स टू द टोटल वेट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन अ स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ एयर एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर। यानी टोटल वेट होता है, यानी कैपेसिटी क्या कर रहा था कि उसकी क्षमता कितनी थी। इस 50 किलो उसके एयर की उठाने की क्षमता थी, उसने क्या था 20 किलो ही उठा रखा था, यानी 30 किलो अभी बचा था। जो 20 किलो उसने उठा रखा था ना, उसकी बात क्या करता है आपकी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी बात करता है। इट रिफर्स टू द टोटल वेट ऑफ वाटर वेपर, बट ये क्या है एक स्पेसिफिक वॉल्यूम के कंपेरिजन बात करता है। जैसे मान लो ये क्या हो गया एक, यानी एक क्या, एक मिनट, ये रहे भाई सिंपल डायग्राम नहीं। ठीक है, ये क्या हो गया एक वॉल्यूम हो गया, यानी इस वॉल्यूम के कंपैरिजन में इसमें कितना वाटर वेपर अवेलेबल है
उसकी बात करता है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। इसी में एक टर्म आता है आपका, अभी अभी पढ़ेंगे, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। वो क्या है, वो वॉल्यूम पे कंपैरिजन, वो भी बात करता है टोटल वेट ऑफ वाटर वेपर की, बट वो क्या है, वॉल्यूम पे कंपैरिजन नहीं बात करता है, वो बात करता है उसके वेट के कंपैरिजन में। जैसे मान लो मैंने क्या किया भैया, एक बैलून लिया, ठीक है, मैंने तुमसे बोला कि इसकी तुम क्या है ह्यूमिडिटी निकालो, मेजर करो। पहले मैंने कहा तुम्हें इसको एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी के कंपैरिजन निकालो, तो तुम क्या करोगे भैया, इस पहले तो निकालना क्या हो गया कि वेट ऑफ वाटर वेपर, इसमें तुम ये देखोगे कि वाटर वेपर का वेट कितना है, इसमें कितनी वाटर वेपर प्रेजेंट है, ठीक है। फिर तुम क्या देखोगे कि वॉल्यूम देखोगे कि वॉल्यूम का वॉल्यूम कितना है, तो तुम फिर हमें बताओगे कि इसकी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इतनी हो गई। लेकिन अगर मैं बात करूंगा स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की, तुम क्या करोगे भैया, पहले तो इसका वेट निकालोगे, उसके बाद क्या करोगे, इस बैलून का टोटल वेट निकालोगे, बैलून का वेट कितना है, ठीक है। तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या है, जब आप शायद वो किलोग्राम के कंपैरिजन में बात करती है, वेट के कंपैरिजन में बात करती है, लेकिन एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी जो है ये वॉल्यूम के कंपैरिजन में बात करती है, ठीक है। ये पॉइंट आप ध्यान देना, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछा गया है। अभी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा आगे एक दो, तो आप देखना, ठीक है। यानी इट टेल्स दैट exact amount of moisture in the air without taking into account how much more moisture that air can hold। इसे ग्राम पर क्यूबिक मीटर में क्या किया है, एक्सप्रेस किया जाता है, ठीक है। और वहीं आपकी जो है आपकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है, इसे जो है किस में मेजर किया जाता है, तो इससे क्या है, ग्राम पर किलोग्राम ऑफ एयर में मेजर किया जाता है, ठीक है, ग्राम वाटर वेपर पर किलोग्राम में, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़े, तो ये जो है टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होता है। ये जो है, जैसे मैं वॉल्यूम बात कर रहा हूं, तो वॉल्यूम आपका भले यहाँ लिखा हो टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होता, बट क्या है, ये डायरेक्टली टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होता है, इनडायरेक्टली भले होता है। क्योंकि होता है क्या है, टेम्परेचर हम जानते हैं इंक्रीज होता है तो एयर क्या होती है आपकी, एक्सपेंड करती है, राइट। टेम्परेचर क्या है आपकी, डिक्रीज होता है, एयर क्या आपकी बेसिकली सिकुड़ जाती है, ठीक है, आपकी क्या होती है, कंप्रेस हो जाती है। जब आपकी एयर एक्सपेंड करेगी, इसका मतलब क्या हो, एक्सपेंड और ये जो है कंप्रेस होता है, इसके ऊपर क्या है आपकी डिपेंड रहती है। यानी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इट सेल्फ डज नॉट चेंज विद द टेम्परेचर इंक्रीजेज और डिक्रीजेज एज लॉन्ग एज नो एडिशनल मॉइस्चर इज एडेड और लॉस्ट फ्रॉम द एयर। मतलब क्या हुआ कि इट चेंजेज विद कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन ऑफ एयर, ठीक है। यानी जनरली एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी डज नॉट चेंज विद इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर इन इफ नो एडिशनल वाटर वेपर इज एडेड थ्रू एडिशनल इवेपोरेशन, बट इट चेंजेस व्हाट, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ एयर, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया पॉइंट। इसके बाद हम आगे बढ़े, तो स्पेसिफिक मैं आपको ऑलरेडी बता चुका है इसके बारे में, ठीक है, ये क्या होता है, ठीक है, ये बात आप चीजें देख लेना। इसके बाद मास वॉल्यूम के बीच में डिफरेंस, तो बेसिक आई थिंक आप सबको पता होगा, मास क्या है, बात करता है कि किसी ऑब्जेक्ट के अंदर कितना अमाउंट पता प्रेजेंट है मैटर का, ठीक है। इसे किलोग्राम ग्राम में मेजर किया जाता है। वहीं पे वॉल्यूम क्या है, इट्स द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस ऑक्यूपाई। जैसे मैं बात करता हूँ लिक्विड की, हम बात करते हैं तो हमेशा लीटर में मेजर करते हैं उसको, क्या है उसको वॉल्यूम कंपेरिजन मेजर करते हैं। लेकिन जब मैं सिर्फ पत्थर उत्तर की बात करूं तो उसे क्या है, मास कंपेरिजन में मेजर करते हैं। तो वैसे ही ह्यूमिडिटी को भी दो तरीके से, एक आपका हो गया मास कंपेरिजन में, क्या हो गया, वॉल्यूम कंपेरिजन मेजर किया जाता है, ठीक है, सिंपल ये हो गया। ऑलराइट, अब हम समझते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है, ये बेसिकली रेशियो होता है किस चीज का, ये रेशियो किस चीज का होता है भैया, ये रेशियो होता है आपका एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी अपॉन ह्यूमिडिटी कैपेसिटी का। यानी ये बात करता है कि हाउ मच वाटर वेपर इज इन द एयर कंपेयर टू मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर द एयर कैन होल्ड एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। यानी इट इज अ मेजर ऑफ व्हाट, हाउ मच वाटर वेपर प्रेजेंट, किस चीज की बात करता है, तो ये बताता है हमें वाटर वेपर कितना प्रेजेंट है, तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी बताता है, कंपेयर टू व्हाट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर दैट एयर कैन होल्ड, जो कि आपका हो गया ह्यूमिडिटी कैपेसिटी। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है, इट इज द रेशियो ऑब्टेन सोन एज परसेंटेज। परसेंटेज जब भी हम लगाते हैं तो क्या, किसी चीज को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, दैट टेल्स अस हाउ फुल द एयर इज विथ मॉइस्चर, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लो 20 डिग्री तापमान पे कोई एयर था, इट कैन होल्ड 8 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर, ठीक है, वो 8 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर होल्ड कर सकता है। यानी ये क्या हो गया, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी हो गया। बट करंटली उसके अंदर 4 ग्रेन ही प्रेजेंट है, यानी कि ये क्या हो गया, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी हो गया। तो मैं तुमसे पूछूं रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होगा, इट विल बी व्हाट, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी 4/8 इंटू 100 हो जाएगा, दैट विल बी आपका 50% आएगा, ठीक है, दैट विल क्या आएगा, 50% आ जाएगा, ठीक है। एंड दिस मीन्स दैट एयर इज एट 50% रिलेटिव ह्यूमिडिटी और हाफ फुल ऑफ मॉइस्चर, ठीक है। जब भी आप कभी वेदर खोलना, वेदर चैनल खोलना या
सर्च करना गूगल पे तो आपको ह्यूमिडिटी परसेंट लिखा रहता है। तो परसेंट लिखा रहता है ना, वो इसी की बात करता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात करता है, 50%, ठीक है। और यही जब ह्यूमिडिटी रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है 100% हो जाती है, 100% मतलब क्या कि ये दोनों क्या हो, क्षमता, यानी मेरी 50 किलो वजन उठाने की क्षमता है तो मैं 50 किलो उठा लूँ, तो जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है 100% हो जाती है, ठीक है। यानी ये जो है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ह्यूमिडिटी कैपेसिटी की, यानी जब ये इंक्रीज होता है तो ये क्या है डिक्रीज होता है, और जब ये क्या है भैया डिक्रीज होता है तो ये क्या आपका इंक्रीज होता है, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़े, देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता है, यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है इट डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर वाइल इट इंक्रीजेज विथ व्हाट डिक्रीजिंग टेम्परेचर। ऐसा क्यों होता है हम समझते हैं, देखिए इधर समझते हैं। मैंने क्या बात किया, ये जो पीला आपका देखो, ये आपका 3 इमेज दे रखा है अलग अलग तापमान, पहला 30 डिग्री पे, दूसरा 20 डिग्री पे, तीसरा 10 डिग्री पे। ये जो आपका नीला, नीले पे ध्यान देना, नीला जो एरिया दिख रहा है ये क्या है आपकी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है। तो जब तापमान आपका चेंज होता है, अभी मैंने पढ़ा था कि टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होता है, क्योंकि तापमान जब चेंज होता है ये क्या होता है आपका सेम होता है। क्या बताता क्या है ये समझो, ये क्या बताता है कि एटमॉस्फेयर या एयर में कितनी क्या है आपकी ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर प्रेजेंट है। तो अब मुझे खुद बताओ, जैसे इवापोरेट होकर 10 ग्राम मान लो आपका वाटर वेपर क्या हुआ ऐड हो गया, अब वो वाटर वेपर जो रहेगा भले आप तापमान चेंज करते जाओ क्या होगा सेम रहेगा तब तक जब तक कि वो क्या हो कंडेंस होके क्या हो आपका प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में गिर ना जाए, तब तक क्या रहता है सेम रहता है। तो वही दे रखा है, ये क्या है टेम्परेचर क्या चेंज होता रह रहा है बट ये क्या हमेशा सेम रहता है, इसलिए इसे एब्सोल्यूट कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद ये जो पीला वाला है, ये पीला क्या है, ये आपकी ह्यूमिडिटी कैपेसिटी है। ये हमने देखा था क्या, ये क्या है टेम्परेचर के साथ चेंज होता है। तो 30 डिग्री तापमान पे क्षमता क्या थी इसकी इतनी थी, और वाटर वेपर क्या था आपका इतना प्रेजेंट था, तो ह्यूमिडिटी हम निकालेंगे तो हो जाएगा 28%। फिर टेम्परेचर हमने क्या किया घटाया, तो टेम्परेचर घटाया तो क्या चेंज होगा, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या रहेगा ये भैया सेम रहेगा, चेंज क्या होगा उसकी क्षमता चेंज होती है। अभी हमने पढ़ा था क्या, ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है टेम्परेचर से, ठीक है। तो ये क्या हुआ आपका चेंज हुआ कम हो गया, तो अब हमने क्या किया कि ह्यूमिडिटी क्या हो गई आपकी 52% हो गई। फिर हमने क्या किया 10 डिग्री तापमान कर दिया, तो अब क्या हुआ आपकी जो क्षमता थी वो क्या होगी वाटर वेपर की बराबर हो गई, यानी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की बराबर हो गई। तो जब ये बराबर हुई इसे हमने क्या कहा 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहा गया है। तो अब यहाँ सवाल ऐसे पूछता है कि प्रिसिपिटेशन या वर्षा का चांस कब रहेगा, जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होगी ज्यादा रहेगी या क्या होगी कम रहेगी। तो जब ये ज्यादा रहती है तब आपकी प्रेसिपिटेशन का चांस ज्यादा रहेगा, क्योंकि जब ये ज्यादा रहेगा तो क्या होगा जहां पे जब ये होल्ड क्या क्षमता क्या होगी बराबर हो गई तो क्या करेगी होल्ड नहीं कर पाएगी, होल्ड नहीं कर पाएगी, जो कंडेंसेशन होगा तो क्या आपकी बारिश होगी, रेनफॉल होगा, ठीक है। ये पॉइंट आपको यहाँ समझ में आया, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, अब चेंज कैसे होता है ये सब चीजें यहाँ पे पढ़ लेना यहाँ से, और इंपॉर्टेंस ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है और ये डिस्ट्रीब्यूशन इसका जो होगा ये भी चीजें आप जो है खुद से पढ़ लेना। अगर आपको ये समझ में आ गया होगा, ये कब समझ में आएगा आपको, जब आपने ह्यूमिडिटी कैपेसिटी पढ़ा होगा बढ़िया समझ में आएगा, और आपको क्या समझ में आएगा एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी समझ में आएगा। जब आपको ये समझ में आएगा तब आपको जाके रिलेटिव ह्यूमिडिटी समझ में आएगा, ये जब समझ में आएगा तो आपको इंपॉर्टेंस समझ में आएगा, इसका डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आएगा, तब आपको कहीं ना कहीं जाके जब रेनफॉल हम पढ़ेंगे तो आपको वो समझ में आएगा, ठीक है। सब टॉपिक क्या है आपस में एक कनेक्टेड है, ठीक है। इसीलिए बुक में क्या है आपका एक लाइन से दे रखा है, इसीलिए जब रेनफॉल पढ़ाने से पहले हमें ह्यूमिडिटी पढ़ाया जाता है, ठीक है। इसीलिए क्या है रेनफॉल पढ़ाने से पहले हमें ह्यूमिडिटी पढ़ाया जाता है, ऑलराइट। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो अभी तक हमारा मेजर कैसे किया जाता है वो कवर हो गया, जिसमें हमने कैपेसिटी पढ़ा, एब्सोल्यूट पढ़ा, स्पेसिफिक रिलेटिव ह्यूमिडिटी पढ़ा। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कंडेंसेशन क्या होता है। कंडेंसेशन क्या होता है, इट इज बेसिकली, उसको पढ़ने से पहले हम ये समझते हैं भैया सैचुरेटेड एयर क्या होता है। सैचुरेटेड एयर मतलब क्या, द एयर हैविंग 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज कॉल्ड सैचुरेटेड एयर। सैचुरेटेड एयर कब कहा जाता है, जैसे मैंने 50 किलो वजन उठा रखा था और 50 किलो मेरी क्षमता थी और मैं 50 किलो वजन उठा रखा, तो वैसे ही एयर के कंपेरिजन में उसकी क्षमता कितनी 50 किलो की थी, और 50 किलो क्या मान लो किलो में नहीं बट एक एग्जाम्पल के तौर पे एयर की क्षमता थी 50 किलो वजन उठाने की, उसने क्या किया और 50 किलो वाटर वेपर उसने उठा रखा है, ठीक है। तो क्या कहता है कि उस केस में उसे क्या कहा जाता है सैचुरेटेड एयर कहा जाता है। और कब, और ठीक है, या उसे हम इस तरीके से कह सकते हैं कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या हो जब 100% हो जाए, तभी होगी तब जब दोनों समान एक सेम होते हैं, ठीक है। तो दोनों मतलब दोनों का एक तरीका कहने का है बट क्या है अलग अलग तरीके से हम इसे कह सकते हैं, ठीक है। तो एयर जो है सैचुरेट तभी हो सकती है या तो आप एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी जो हो क्या करो उसको रेज कर दो इक्वल टू उसके
क्षमता के कंपैरिजन में, या आप क्या करो टेम्परेचर को रिड्यूस कर दो टू सच एन एक्सटेंट दैट कैपेसिटी जो उसकी क्षमता जो हो क्या हो इक्वल हो जाए उसके एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी के। ठीक, अब हम समझते हैं कंडेंसेशन क्या होता है। कंडेंसेशन क्या होता है भैया, अभी हमने पढ़ा था जब लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है वाटर, तो उसे क्या कहा जाता है, इवापोरेशन कहा जाता है। अब जब ये गैस से वापस लिक्विड में कन्वर्ट होता है ना, इस प्रोसेस को ही क्या कहा जाता है, कंडेंसेशन कहा जाता है। कब पॉसिबल होगा आप खुद बताओ, अभी मैंने बताया रिलेटिव ह्यूमिडिटी जब है आपकी 100% हो जाती है तभी ये पॉसिबल होता है। पॉसिबल जो 100% कब होती है, जब आपकी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी जो हो वो इक्वल हो जाए, कब, आपके ह्यूमिडिटी कैपेसिटी यानी क्षमता जो हो वो उसके बराबर हो जाए। ठीक है, तब क्या हो, कंडेंसेशन शुरू होता है और तब जाके आपके क्या है भैया, बारिश होता है। ठीक है, ये तब होता है जब, ठीक है, यहाँ पे शब्द यूज होता है सुपर सैचुरेटेड, यानी जब ये क्या हो, क्षमता से अधिक वजन उसके अंदर हो जाए तब आपकी वर्षा होती है, तब आपकी कंडेंसेशन होती है। ठीक है, कंडेंसेशन से आपकी बारिश होती है। ठीक, तो ये पॉइंट आपको समझ में आया कि इट इज प्रोसेस, उसके बाद अपोजिट होता है इवापोरेशन के। ऑलराइट, इस बार सब्लिमेशन डिपोजिशन तो आई थिंक आप बचपन से पढ़ते आ रही है, एक बार यहाँ से देख लेना। ऑलराइट, इसके बाद कंडेंसेशन कैसे होता है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका कि इट इज अ प्रोसेस डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी, यानी इट बिगेन ओनली व्हेन एयर इज सुपर सैचुरेटेड मीनिंग रिलेटिव ह्यूमिडिटी एक्सीड 100%। दिस कंडीशन कैन बी अचीव्ड व्हेन द एयर इज फर्दर कूल्ड। ठीक है, सो एज एयर राइजेज एंड कूल इट कैन रीच अ टेम्परेचर कॉल्ड ड्यू पॉइंट। ड्यू पॉइंट क्या होता है, जब एयर जो सैचुरेटेड बन जाती है ना, जिस तापमान पे एयर सैचुरेटेड बन जाती है, यानी जिस तापमान कह सकते हैं कंडीशन स्टार्ट होता है, उसे ड्यू पॉइंट कहा जाता है। ठीक है, तभी हम आगे समझते हैं इसके बारे में। तो एट विच इट बिकम सैचुरेटेड एंड कैन नो लॉन्गर होल्ड ऑल इट्स मॉइस्चर, so when the air temperature drop to or below the dew point, condensation occurs leading to the formation of what, water droplet और ice crystal depending on the temperature। ठीक है, कंडेंसेशन आपको समझ में आया। इसी में टॉपिक आता है ड्यू पॉइंट। ड्यू पॉइंट क्या हो गया, it is a temperature at which air become saturated is called dew point। ठीक है, so when the air cool down to this temperature condensation start to occur। अब ड्यू पॉइंट जो है, जब मान लो किसी एयर का क्या हो ड्यू पॉइंट 0 डिग्री से क्या हो, 0 डिग्री हम जानते हैं फ्रीजिंग पॉइंट होता है। जब ड्यू पॉइंट क्या हो 0 डिग्री से मान लो 10 डिग्री ड्यू पॉइंट किसी चीज का हो, 10 डिग्री मान लो 1 डिग्री हो ड्यू पॉइंट, और एक किसी चीज का क्या हो एयर का कहीं पे ड्यू पॉइंट मान लो वो -10 डिग्री। तो जब ये क्या हो इसके एबव रहता है, ठीक है, यानी क्या होता है फ्रीजिंग पॉइंट के एबव रहता है, तब आपका प्रेसिपिटेशन जो है, वाटर जो है वो कंडेंस होता है लिक्विड फॉर्म में, और तब हमको ड्यू, फॉग और रेनफॉल देखा जाता है। लेकिन जब ड्यू पॉइंट जो आपकी फ्रीजिंग पॉइंट से बिलो होता है, तब आपकी क्या है कंडेंसेशन जो है वो लिक्विड फॉर्म में ना आकर होकर आपकी सॉलिड फॉर्म में आकर होती है, जैसे आपकी फ्रॉस्ट हो गई, स्नो हो गई या हेल स्टॉर्म हो गए। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको समझ में आया। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर को कैसे मेजर किया जाता है। यानी वो तो हमने फॉर्मूला देखा था, लेकिन उस फॉर्मूले को भी बेसिकली किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाता हो ना। तो जो इंस्ट्रूमेंट, वैसे कई इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं, बट जो मेन इंस्ट्रूमेंट है वो क्या कहलाती है आपकी हाइग्रोमीटर। ये हमें याद रखना है, यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं भैया एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, एडियाबेटिक प्रोसेस को समझने के पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि जब आपकी एयर कोई जो हो असेंड करती है, असेंड मतलब क्या, जब एयर कोई आपकी ऊपर राइज करती है या कोई एयर जो आपकी डिसेंड करती है यानी नीचे आती है, तो उसके साथ एग्जैक्टली होता क्या है। तो जब आपकी एयर जो है वो असेंड करती है विद गिवन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, वो क्या है भैया आपकी एक्सपेंड करती है ड्यू टू व्हाट, डिक्रीज इन प्रेशर। जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्रेशर जो है एज वी गो वर्टिकली अप क्या होता है भैया, ये डिक्रीज होता है प्रेशर, यानी यहाँ प्रेशर ज्यादा होता है यहाँ प्रेशर कम होता है, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, तो जब यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होता है तो क्या होता है, एयर आपका कंप्रेस होता रहता, कंप्रेस होकर रहता है। लेकिन जब टेम्परेचर यहाँ राइज होता है तो क्या होता है, एयर आपकी ऊपर राइज होने स्टार्ट कर देती है, ऊपर ऊपर चलना स्टार्ट कर देती है। और जब ऊपर राइज होती है तो क्या होता है, प्रेशर आपका डिक्रीज होता है। प्रेशर जब आपका डिक्रीज होता है तो क्या होती है, एयर आपकी एक्सपेंड करना स्टार्ट कर देती है। क्या होती है, एयर आपकी एक्सपेंड करना स्टार्ट करती है। जब एयर आपकी एक्सपेंड होती है तो उसके अंदर जो आपकी हीट फंसे होते हैं ना, उनके बीच में मॉलिक्यूल में जो हीट एब्जॉर्ब हुए रहते हैं, वो क्या आपके रिलीज होते हैं। जब आपकी हीट रिलीज होते हैं तो क्या होती है, एयर आपकी ठंडी पड़ना स्टार्ट कर देती है। यानी फॉर एग्जाम्पल मान लो एक एयर था, ठीक है, विथ एन वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूबिक फुट हो गया एंड एयर प्रेशर ऑफ 1016 मिलीबार एट सी लेवल। इफ इट राइजेस टू 70,500 फीट
इसकी वॉल्यूम क्या होती है, डबल हो जाती है, यानी 1 क्यूबिक से क्या होती है, डबल हो जाती है, दुगना हो जाती है, ठीक है, बिकॉज ऑफ एक्सपेंशन। ऑन दी अदर हैंड अब यही एयर क्या है, यानी क्या है, यहाँ पे क्या थी, कंप्रेस थी, फिर धीरे धीरे क्या हो, यही एयर का वॉल्यूम क्या था आपका, बढ़ता जाता है। लेकिन जब यही एयर क्या है डिसेंड होती है तो क्या होता है, यहाँ पे एक्सपेंड होकर रहती है, फिर धीरे धीरे नीचे आते, प्रेशर क्या है आपका बढ़ता जाता है, प्रेशर क्या आपका बढ़ता जाता है, तो क्या होती है, फिर आपकी कंप्रेस होना स्टार्ट कर देती है। जब ये कंप्रेस होती है, ठीक है, इससे क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है। इसको आपने डे टू डे लाइफ में भी देखा होगा, जैसे मान लो कभी साइकिल में जब पंप में हवा भरते हैं हम, तो क्या करते हैं, हवा पंप से हवा भरते हैं साइकिल में, तो बेसिकली हम क्या करते हैं, एयर को कंप्रेस ही तो करते हैं। तो जब कंप्रेस करते हैं तो कई बार नोटिस हम क्या करते हैं, पंप को टच करना, तो पंप क्या है आपकी गर्म होती है। तो उसी की बात करें, जब हम एयर को कॉन्ट्रैक्ट, एयर मतलब कॉन्ट्रैक्ट मतलब नीचे आते क्या होती है, कंप्रेस होती है, कंप्रेस होते क्या उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ठीक है। सो इट इज अपेरेंट दैट देयर इज चेंज इन टेम्परेचर ऑफ एयर ड्यू टू वर्टिकल मूवमेंट, चाहे वो एसेंट हो चाहे डिसेंट हो, बट विदाउट एडिशन। यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा हीट तो दे नहीं रहे हैं, बिकॉज सोलर हीट एटमॉस्फेयर में कहाँ से आती है, सोलर रेडिएशन थे, तो एक्स्ट्रा सोलर रेडिएशन तो हम भैया दे नहीं रहे हैं। ये क्या है, ये एयर डिसेंड होने से कंप्रेस और उसके एक्सपेंशन होने से टेम्परेचर आपका बढ़ रहा है, ठीक है। तो सच टाइप ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑफ एयर ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन ऑफ एयर इज कॉल्ड एडियाबेटिक चेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। ये आपको समझ में आया, एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है। जैसे बताया क्या हो रहा, जब यहाँ पे प्रेशर था तो प्रेशर आपका क्या था, बहुत ज्यादा था, हाई प्रेशर एरिया था, फिर धीरे धीरे ऊपर गया तो प्रेशर क्या हुआ आपका, थोड़ा कम हुआ तो क्या हुई, एयर आपकी एक्सपेंड हुई, एयर एक्सपेंड होते होते इतनी हो गई, ठीक है। फिर दी आपका नीचे जब आया तो क्या हुआ, फिर आपकी क्या हुई, सिंक होते प्रेशर आपका बढ़ता गया तो एयर क्या हुई, आप उसी वॉल्यूम में क्या हुई, इसकी वॉल्यूम घटती गई, ठीक है। तो जब ये कंप्रेस हुई तो क्या हुआ, टेम्परेचर आपका बढ़ा, जब ये क्या हुई एक्सपेंड हुई, टेम्परेचर क्या हुआ आपका घटता जाता है, ठीक है। अब इसके बाद आपने एक और टर्म सुना होगा, ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, उसके बारे में बात करते हैं, अभी पहले ये समझते हैं। अब आपका एडियाबेटिक टेम्परेचर चेंज है ना, ये दो तरीके का होता है। पहला क्या होता है, ड्राई एडियाबेटिक रेट, यानी ये बात करता है अनसैचुरेटेड एयर की, और एक क्या होता है, मॉइस्ट एडियाबेटिक रेट, जो की बात करता है सैचुरेटेड एयर की। पहले हम समझते हैं अनसैचुरेटेड एयर जब रहता है, यानी ड्राई एयर जो रहता है, उसके साथ क्या होता है, रेट मतलब क्या, दर की बात करता है, यानी इफ एन एयर इज अनसैचुरेटेड, दैट इज कंटेन, अनसैचुरेटेड रहेगा तो भैया कंडेंसेशन होगा नहीं, वाटर ड्रॉपलेट उसमें रहेंगे नहीं, तो इट कूल्स और वार्म एट अ कांस्टेंट रेट एज इट राइजेज और फॉल। तो किस रेट पे ये कूल या ठंडा गर्म होता है, तो वो क्या होता है, 10 डिग्री पर 1000 मीटर, यानी जब आपकी एयर जो है वो 1000 मीटर ऊपर जाती है तो क्या है, वो 10 डिग्री तापमान क्या है, उसके अंदर गिरावट आती है। वहीं जब ये 1000 मीटर नीचे आती है तो क्या होती है, 10 डिग्री तापमान उसका बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसको क्या कहा जाता है, ड्राई एडियाबेटिक रैश कहा जाता है, ठीक है। मतलब ड्राई मतलब क्या कि अनसैचुरेटेड एयर रहती है, यानी कोई मॉइस्चर इसमें नहीं रहता है, ठीक है। तो इफ दिस अनसैचुरेटेड एयर राइजेज इट कूल्स एट दिस रेट एंड इफ इट डिसेंड इट वार्म्स एट दिस रेट। अब वहीं पे मॉइस्ट की बात करता है, मतलब सैचुरेटेड एयर की। अब जब सैचुरेटेड एयर आपकी राइज करती है तो क्या होता है, टेम्परेचर तो हम जानते हैं भले आपका कम हो रहा है, लेकिन यहाँ पे होता क्या है, पहले तो क्या होगा, ड्राइज होते होते जाती है ऊपर जाती है तो क्या होता है, जब आपका कंडेंसेशन होता है, हम जानते हैं कंडेंसेशन कब होता है, जब आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या हो 100% हो जाए, यानी क्षमता क्या हो उसके अब होल्ड ना कर पाए, जब कंडेंसेशन होता है। अभी मैंने आपको लेटेंट हीट बताया, तो क्या होता है लेटेंट हीट में, मैंने बताया था कि उसमें क्या है, हीट रिलीज होती है। अब हीट रिलीज जो होती है तो क्या होती है, हीट आपकी एयर में तो रिलीज होती है, तो उससे क्या होता है, आपकी जो हीट होती है इट स्लोज डाउन द रेट ऑफ कूलिंग फॉर द राइजिंग एयर एंड दस द कूलिंग रेट इज रिड्यूस्ड। नाउ द एयर जो है अब ये ठंडा पड़ने थी 10 डिग्री के कंपेरिजन के बजाय, अब क्या है, यानी मॉइस्ट एयर जब आपके कंडेंसेशन होती है तो उससे क्या होता है, हीट रिलीज होता है, तो उससे क्या होता है, 10 के डिग्री की रफ्तार से जब ये कम हो रही थी, अब क्या है वो 6 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1000 मीटर की रफ्तार से कम होती है, जिसे क्या कहा जाता है, मॉइस्ट एडियाबेटिक रेट कहा जाता है, ठीक है। ये किस केस में होता है, सैचुरेटेड एयर के केस में होता है, और वो किस केस में होता है, आपके अनसैचुरेटेड एयर के केस में होता है, ठीक है। तो दिस स्लोअर कूलिंग रेट इन द मॉइस्ट एयर इज कॉल्ड मॉइस्ट एडियाबेटिक रेट और रिटार्डेड एडियाबेटिक रेट, बिकॉज इट कूल्स मोर स्लोली देन द ड्राई एयर ड्यू टू एडेड हीट फ्रॉम द कंडेंसेशन, ठीक है। इसके बाद हमने एक टर्म पढ़ा था पिछले क्लासों में अपने, नॉर्मल रैपसेट। ये नॉर्मल रैपसेट जो है ना, ये स्टेबल एयर की बात करता है, यानी इस फॉर एग्जाम्पल ये आपका लैंड था, ठीक है, ये आपकी एयर वगैरह प्रेजेंट थी। ये जो हम जानते हैं नॉर्मल रैपसेट क्या करता है कि जब हम ऊपर जाते हैं हाइट का टेम्परेचर जो है ट्रोपोस्फियर में 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड के हिसाब से क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो ये क्या है, स्टेबल एयर की बात करता है। अब इसी में से क्या होगा, मान लो यहाँ तापमान कुछ बढ़ गया तो एयर क्या हुई, यहाँ पे एयर राइज हुई, और जब एयर राइज हुई, अगर ये सैचुरेटेड रही तो क्या होगी, ये भैया आपके
किस रेट से घटेगी, तो ये क्या होगी 6 डिग्री के रेट से घटेगी। लेकिन यहीं पे अगर ये अनसैचुरेटेड रही तो क्या होगा, ये आपकी 10 डिग्री के रेट से क्या होगी घटेगी, जिसे ड्राई एडियाबेटिक और मोस्ट मॉइस्ट कहा जाता है। यानी देयर इज इंपॉर्टेंट डिफरेंस टू नोट बिटवीन ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट एंड इन्वायरमेंटल लैप्स रेट। ठीक है, इन्वायरमेंटल टेम्परेचर लैप्स रेट जो है इट इज सिंपली एन एक्सप्रेशन ऑफ हाउ द टेम्परेचर ऑफ स्टिल एयर क्या है वेरीज करती है एल्टीट्यूड के साथ। ये जो रेट है ये वेरी करता है टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस, यानी ये जो है वहाँ की एटमॉस्फेरिक कंडीशन क्या है, लोकल एटमॉस्फेरिक कंडीशन क्या है उस पर डिपेंड करती है। कहीं पे जो है ये नॉर्मल हर जगह वैसे नहीं रहती, सेम नहीं रहती। ठीक है, वहाँ के लोकल कंडीशन पे डिपेंड करती है। बट ये जो एडियाबेटिक रेट हो गए, चाहे ड्राई हो गए चाहे मॉइस्ट हो गए, ये क्या है, द ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट it applies to a mass of air moving vertically. It does not vary with time and place and it is determined by physical laws, not the local atmospheric state. ठीक है, तो यहाँ तक हमारा एडियाबेटिक प्रोसेस भी कन्वर्ट हो गया, समझ में आ गया हमें। अब हमारा लास्ट टॉपिक जो है स्टेबिलिटी एंड इनस्टेबिलिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर, हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए डिफरेंट फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन जो है ये सब जो है दे डिपेंड ऑन स्टेबिलिटी एंड इनस्टेबिलिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर। सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा स्टेबल एयर और स्टेबल एयर को जब हम बात करते हैं, स्टेबिलिटी इंस्टेबिलिटी की हम बात करते हैं, इसका मतलब क्या होता है। तो स्टेबल एयर का मतलब क्या होता है, इट इज अ एयर विदाउट वर्टिकल मूवमेंट, उसे स्टेबल एयर कहा जाता है। यानी जब एयर में क्या हो, कोई भी वर्टिकल मूवमेंट ना हो तो उसे स्टेबल एयर कहा जाता है। लेकिन जब आपकी वर्टिकल मूवमेंट हो, चाहे असेंड हो चाहे डिसेंड हो, तो उसे क्या कहा जाता है, आपकी अनस्टेबल एयर कहा जाता है। ठीक है, तो दिस ऑकर, अब ये ऑकर क्या होता है, दिस ऑकर व्हेन एन एयर मास क्या होती है, जब गर्म होती तो देन सराउंडिंग एयर कॉजिंग इट टू राइज। ठीक है, तो एज इट राइजेज इट कूल्स एंड कैन कंडेंस लीडिंग टू क्लाउड फॉर्मेशन एंड पोटेंशियली प्रेसिपिटेशन। ठीक है, तो स्टेबिलिटी के बारे में समझते हैं। स्टेबिलिटी क्या थी, इट डिटरमाइंड बाय हाउ एयर पार्सल मूव वर्टिकली इन रिलेशन टू सराउंडिंग एरिया। कंडीशन हम समझते हैं, कंडीशन हमें समझना का जरूरी है। तो जब आपकी ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट जो होती है वो ग्रेटर होती है देन द नॉर्मल लैप्स रेट, तो असेंडिंग एयर जो होती है वो कूल होती है फास्टर देन सराउंडिंग एयर। ड्राई ये क्या होती है, ये मूविंग एयर की बात करती है, ये क्या है स्टेबल एयर की। तो मान लो ये एयर क्या था, ये आपका सराउंडिंग एयर क्या था, स्टेबल एयर था। ठीक है, ये क्या था नॉर्मल रेफ्स रेट के आधार पे क्या था, यहाँ पे ठंडा ये पड़ा था। अब क्या हो, एयर यहाँ से राइज होना स्टार्ट की, ये क्या है ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट के हिसाब से क्या है, ये 10 डिग्री पर 1000 मीटर के हिसाब से क्या है ठंडी पड़ रही है। पर ये क्या है, ये 6.5 डिग्री की रफ्तार से क्या है पर 1000 मीटर पे क्या है ठंडी पड़ रही। तो तुम खुद बताओ ठंडा कौन रहेगा, एक ज्यादा ठंडा कौन रहेगा, एक या दो। तो तुम कहोगे सर एक रहेगा, क्योंकि ये ज्यादा 10 डिग्री की रफ्तार से क्या ठंडी पड़ रही है। सो असेंडिंग एयर क्या है, इट कूल फास्टर देन सराउंडिंग एरिया। तो इससे क्या होता है, एज द एयर पार्सल राइजेज इट कूल एंड बिकम कोल्डर देन द सराउंडिंग इन्वायरमेंट एंड सिंस द एयर इज डेंसर द एयर पार्सल जो होते हैं वो राइज करना स्टॉप कर देते हैं एंड सिंक्स बैक डाउन क्रिएटिंग अ स्टेबल एटमॉस्फेयर वेयर वर्टिकल एयर जो मूवमेंट होता है वो रेजिस्ट हो जाता है, यानी बंद हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे इमेजिन एन एयर पार्सल एट ग्राउंड लेयर विद टेम्परेचर ऑफ 40 डिग्री सेंटीग्रेड एज इट राइजेस 1000 मीटर, तो क्या होगा इट कूल्स बाय द ड्राई एडियाबेटिक रेट, सो टेम्परेचर एट 1000 मीटर क्या होगा 30 डिग्री होगा। लेकिन हाउएवर जो सराउंडिंग एयर होगा जो नॉर्मल रेट के हिसाब से घट रहा होगा वहां का टेम्परेचर क्या होगा 33, यानी ये क्या होगा इसका तापमान 33 हुआ होगा, इसका 30 होगा। ठीक है, ये क्या है वर्टिकल मूवमेंट की बात कर रहा है, ये स्टेबल एयर की बात कर रहा है। ठीक है, सो द सेंडिंग एयर इज व्हाट कूलर देन द सराउंडिंग एयर मेकिंग इट हैवियर एंड कॉजिंग इट टू सिंक, दिस डाउनवर्ड मूवमेंट इंडिकेट्स अ व्हाट स्टेबल एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये आपको समझ में आया। इसी में एक टर्म आता है आपका एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी। ये कब रहता है, देखिए इसको आप समझ लेना। वैसे क्वेश्चन आपकी इतने डिटेल में पूछेंगे नहीं, सीयूटी पीजी और ग्रेजुएशन के एग्जाम में तो इतनी डिटेल में क्वेश्चन नहीं पूछने वाला। भले आपके कैसे कह लीजिए आपके मास्टर्स के एग्जाम में पूछ ले या आपके नेट जीआरएफ एग्जाम में पूछ ले, क्योंकि जो समीर सिंह सर की बुक में दे रखा था तो मैं पढ़ा रहा हूँ। बट क्योंकि ये बुक जो है इसे ग्रेजुएशन जो लोग कर रहे होते हैं वो भी लोग पढ़ते हैं, जो लोग मास्टर कर रहे हैं वो भी लोग इसे पढ़ते हैं, जो लोग आपके नेट जीआरएफ प्रिपरेशन करते हैं वो भी लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबके लिए इसमें इन्फॉर्मेशन दे रखा है, बट हमारे लिए सीयूटी पीजी में इतनी इन्फॉर्मेशन जरूरी नहीं है, तो आप चाहें तो इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। ठीक है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होता है, इन सम केस द नॉर्मल लैप्स रेट जो होती है वो बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अराउंड जैसे मैंने बताया था ये क्या है एटमॉस्फेरिक के कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या है ये वेरी करती है। कहीं पे मान लो एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऐसा हो कि वहाँ पे नॉर्मल लैप्स रेट जो आपकी 4.6 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1000 मीटर हो,
तो उस केस में क्या होगा, सो व्हेन द नॉर्मल लेफ्ट रेट जो होगी वो लोअर देन इवन द वेट एडियाबेटिक लेफ्ट रेट, एनी फर्दर अपविंड मूवमेंट ऑफ एयर इज व्हाट halted as the air parcel would always remain colder and denser than its surrounding. ठीक है, this condition where there is no possibility of vertical movement is called absolute stability. ठीक है, अब समझते हैं इंस्टेबिलिटी क्या होता है. इंस्टेबिलिटी रिफर्स टू अ कंडीशन इन द एटमॉस्फेयर वेयर एयर टेंड्स टू राइज एंड कंटिन्यू राइजिंग. कंडीशन की अगर बात करूं तो देखिए, एटमॉस्फेरिक इंस्टेबिलिटी तब ऑकर होता है जब राइजिंग एयर जो हो वो वार्मर हो देन द सराउंडिंग एयर. अभी स्टेबिलिटी कब ऑकर होता है, जब आपकी राइजिंग एयर जो होती रहती है वो ठंडी रहती है देन द सराउंडिंग एयर. बट इंस्टेबिलिटी में उल्टा हो जाता है. ये क्या होता है, ये आपकी वार्मर होनी चाहिए और ये जो आपकी स्टेबल एयर होना चाहिए वो क्या होनी चाहिए, आपकी ठंडी होनी चाहिए. तब आपकी इंस्टेबिलिटी कॉज होती है, allowing it to continue ascending and expanding. ठीक है, तो व्हेन नॉर्मल लैप्स रेट इज ग्रेटर देन, ये कब आपका पॉसिबल होगा, जब ये आपका कोल्ड रहना चाहिए ना, तो ये कब कोल्ड रहेगा, जब नॉर्मल लैप्स रेट क्या हो, ज्यादा हो. ये राइजिंग एयर के रेट को क्या कहते हैं, ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट से. ठीक है, देन द सराउंडिंग एयर कूल मोर क्विकली देन द राइजिंग एयर पार्सल. एज ए रिजल्ट राइजिंग एयर जो है इट, अब क्या है, राइजिंग एयर जो बीच वाला एयर वार्मर है, आसपास क्या ठंडा है, तो जो वार्मर एयर है वो क्या करेगा, इट कंटिन्यूज टू व्हाट वॉट राइज है. ठीक है, एंड इट अलाउज कंटिन्यू राइजिंग. दिस प्रोसेस जनरेट एन अनस्टेबल एटमॉस्फेयर वेयर वर्टिकल मोशन इज व्हाट इंकरेज. ठीक है, इसी में आता है फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो सपोज एन एयर पार्सल ग्राउंड पे 40 डिग्री तापमान पे राइजेज एट टू 1000 मीटर. सो इट कूल्स बाय ड्राई एडियाबेटिक रेट रीचिंग 30 डिग्री. लेकिन वहीं पे मीन वाइल सराउंडिंग एयर जो था 1000 मीटर कूल बाय नॉर्मल लैप्स रेट 11 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1000 मीटर रीचिंग 29 डिग्री. ठीक है, ठंडा कौन रहेगा, 29 या 30 वाला जो एयर रहेगा वो कंटिन्यू गर्म रहेगा, तो क्या होगी, ये वार्म रहेगी, तो क्या होगी, कंटिन्यू करेगी अपना राइज करना. ठीक है, तो द राइजिंग एयर रिमेन वार्मर देन द सराउंडिंग एयर. सिंस वार्मर एयर इज लाइटर इट कंटिन्यूज टू राइज एंड एक्सपेंड कंट्रीब्यूटिंग टू एटमॉस्फेरिक इंस्टेबिलिटी. ठीक है, इसमें आपकी एब्सोल्यूट इंस्टेबिलिटी आ जाती है. ये क्या होता है, इफ द वेट एडियाबेटिक, ठीक है, यहाँ वेट मतलब मॉइस्ट की बात कर रहा है, रेट इज ऑल्सो लेस देन द नॉर्मल लैप्स रेट. ठीक है, ये कब होता है, जब आपकी कंडेंसेशन होती है, देन इवन सैचुरेटेड एयर व्हाट कंटिन्यूज टू राइज. ठीक है, अब होता है क्या है, जब कंडेंसेशन होता है तो सैचुरेटेड एयर क्या होती है, आपकी राइज होना बंद कर देती है. बट कई बार क्या होता है, जब आपकी ये लैप्स रेट क्या हो, ये क्या हो, द वेट एडियाबेटिक लैप्स रेट क्या हो, ये क्या हो, इज ऑल्सो लेस देन नॉर्मल लैप्स रेट. ठीक है, क्या हो, लेस हो, यानी जब एक्स्ट्रा हीट तो रिलीज हो रही है उस समय क्या हो, और ये वार्म हो जाएगी, तो क्या होती है, देन इवन सैचुरेटेड एयर भी क्या होती है, आपकी कंटिन्यू करती है टू राइज. दिस कंडीशन वेयर एयर कीप्स राइजिंग विथ नो रेजिस्टेंस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट इनस्टेबिलिटी. ठीक है, इसी में न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में आता है, इसको आप लोग देख लेना, ज्यादा डिटेल में मैं जान नहीं रहा हूँ. फिर इसी मैकेनिकल स्टेबिलिटी आता है, क्या कहती है, समटाइम देयर आर एबनॉर्मल कंडीशन वे नॉर्मल लैप्स रेट जो हो एक्सेप्शनली बहुत ज्यादा हाई हो जाए. इन सच कंडीशन अपर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर क्या होगा, वो बहुत ज्यादा ठंडी हो जाएगी. ठीक है, बिना मूवमेंट हुए, एंड डेंसर देन अंडरलाइंग लेयर विद रिजल्ट क्या होगा, कोल्डर एंड डेंसर अपर लेयर ऑटोमेटिकली डिसेंड. सच सिचुएशन इज कॉल्ड मैकेनिकल इंस्टेबिलिटी विच हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ टोर्नेडोज. ठीक है, अब नॉर्मल लेवल बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा तो 35 डिग्री तक चला जाएगा, यानी पर 1000 मीटर 35 डिग्री तापमान घट रहा है, तो क्या होगा, एयर जो होगी बहुत जल्दी क्या होगी, ठंडी पड़ जाएगी, तो क्या होगी, ऑटोमेटिकली अपना डिसेंड होना स्टार्ट कर देगी. ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, मैकेनिकल इंस्टेबिलिटी कहा जाता है. इसी में आपकी आती है क्या, कंडीशनल इंस्टेबिलिटी. ये क्या है, इट ऑकर व्हेन राइजिंग पार्सल ऑफ एयर जो हो इट इनिशियली नीड्स एन एक्सटर्नल पुश टू मूव, यानी जब आपको राइजिंग एयर को पहले एक्सटर्नल पुश की जरूरत पड़े, फिर बाद में जाके वो ऑटोमेटिकली क्या हो, अपना राइज होना स्टार्ट कर दे, तो उसे क्या कहा जाता है, कंडीशनल इंस्टेबिलिटी कहा जाता है. इसके बारे में आप लोग यहाँ से पढ़ लेना, ऑलराइट, मैंने डिटेल में दे रखा है. ठीक है, तो आई थिंक आज के लिए बस इतना ही. आज के क्लास में हमने पहले ह्यूमिडिटी क्या होता है ये पढ़ा, फिर हमने इवापोरेशन समझा, फिर लेटेंट हीट हमने समझा, उसके बाद हमने मेजर कैसे किया जाता है वो हमने समझा, ऑलराइट, फिर कंडेंसेशन हमने समझा, उसके बाद हमने एडियाबेटिक प्रोसेस और स्टेबिलिटी एंड इनस्टेबिलिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर के बारे में समझा. लास्ट अगले क्लास में हम लोग फॉग एंड क्लाउड के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, तो हम एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं. ठीक है, 3 क्वेश्चन मैंने इसमें इंक्लूड किए, बाकी क्वेश्चन मैं अलग से आपको वीडियो बना के समझा दूंगा. पहला क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा सा आइडिया आपको लग जाएगा ना कि कैसे आपको पढ़ना है, क्या क्वेश्चन पूछता है. पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि अ मेजर ऑफ, एक मिनट मैं कलर्स का चेंज कर लूं, अ मेजर ऑफ ह्यूमिडिटी विच एक्सप्रेसेस ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर पर किलोग्राम. क्या कर रहा है,
अ मेजर ऑफ ह्यूमिडिटी विच एक्सप्रेसेस ग्राम ऑफ वाटर वेपर, यानी वाटर वेपर की मात्रा को हो किलोग्राम के कंपैरिजन में जब मेजर करें, तो भी मैंने आपको बताया था क्या होगा, पहला ऑप्शन क्या है, स्पेसिफिक हो गया, दूसरा रिलेटिव हो गया, तीसरा क्या हो गया, एब्सोल्यूट हो गया, चौथा क्या हो गया, जनरल हो गया। तो अभी मैंने बताया था इसका ऑप्शन क्या होगा, जब हम ग्राम की बात करेंगे तो उसका ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। और जब हम वॉल्यूम की बात करेंगे, यहीं पे अगर आपका वॉल्यूम दिया होता है या लीटर वगैरह दिया होता तो, या मीटर क्यूब की बात किया होता तो हम बात करते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन ये कहता है, देखिए जब भी रेशियो की बात करें तो रेशियो आपका समझ जाना कि ये रिलेटिव की ही बात करेगा ज्यादातर। ठीक है, ये क्वेश्चन पढ़ लेना, बट रेशियो में क्या होता है इसकी बात करता है। ठीक है, द रेशियो ऑफ एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, यानी कि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी टू द मैक्सिमम अमाउंट द एयर कैन होल्ड, यानी ह्यूमिडिटी कैपेसिटी। ये क्या हो गया, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी अपॉन ह्यूमिडिटी कैपेसिटी किसकी बात करता है, तो ये हो गया आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात करता है, यानी इससे करेक्ट ऑप्शन जो होगा हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, ये थर्ड क्वेश्चन है, ये आपके लिए मैंने होमवर्क दिया है, इसे आप कमेंट में इसका आंसर बता दीजिएगा मुझे। देखिए ये क्या कहता है, द फिनोमिनन ऑफ लेटेंट हीट इज एसोसिएटेड, क्योंकि मैंने आपको लेटेंट हीट समझा चुका है, इवेपोरेशन के दौरान भी मैंने बताया था, कंडेंसेशन के दौरान भी मैंने बताया था। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा है कि लेटेंट हीट जो है ये किस फिनोमिना से एसोसिएट होता है। पहला क्या है, लॉस ऑफ हीट ड्यूरिंग इवेपोरेशन, दूसरा क्या कहता है, लॉस ऑफ हीट ड्यूरिंग प्रेसिपिटेशन, तीसरा क्या कहता है, लॉस ऑफ हीट ड्यूरिंग कंडेंसेशन, और चौथा क्या है भैया, क्वेश्चन डज नॉट प्रोवाइड इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन और इज वेग। ठीक है, इसका जो भी करेक्ट ऑप्शन होगा आप मुझे कमेंट करके बता देना। ऑलराइट, तो मिलते हैं आपको अगले क्लास में। अगले क्लास में मैंने जैसा बताया हम लोग फॉग और क्लाउड के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जय हिंद।